हेलो फ्रेंड्स, मैं दर्शन और आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, इससे जो प्रीवियस आपका चैप्टर है मोशन, उसके अंदर हम ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, आपका स्पीड क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। तो अब हम इस चैप्टर के अंदर ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द कोज ऑफ मोशन, कि आपका जो मोशन है वो उसका कोज क्या होता है। व्हाट इज़ दी, हमारा क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, व्हाट इज़ दी कोज ऑफ मोशन। देखिए, हमें इसके अंदर व्हाट इज द कोज ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। हमने बहुत सी बार ये देखा है कि बहुत सी बार जो आपके कोई भी मान लेते हैं, आपका कोई भी साधन है, मान लिया कोई भी मतलब बस वगैरह, कार वगैरह, बाइक वगैरह या फिर एरोप्लेन वगैरह, जो ये हमारे साधन होते हैं बेटा, इसके अंदर क्या है कि व्हाट इज द कोज ऑफ मोशन। इसके अंदर हमें यही चीज़ें डिस्कस करना है कि इनके मोशन का क्या कोज है। सेकेंड, हम क्या देखते हैं कि कभी तो ये क्या करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन में मूव करते हैं, और कभी क्या होते हैं, ये एक्सेलरेट करने लग जाते हैं। तो यानी हमें इसके लिए कंसेप्ट को डिस्कस करना पड़ेगा। कैसा कंसेप्ट? वेलोसिटी का कंसेप्ट, कि आपका यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हम लोग एक कंसेप्ट की जरूरत हमें रिक्वायर्स ए कंसेप्ट विच इज कॉल्ड वेलोसिटी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमें वेलोसिटी को हम चेंज कर देते हैं, उसके अंदर हम बोलते हैं उसको एक्सेलरेशन। वी रिक्वायर्स द कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड वी नीड और रिक्वायर्स, बोल सकते हैं इसको, रिक्वायर्स द कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, and for non-uniform motion we need the concept of देखिए, इसके अंदर क्या है बेटा कि हमारा जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसके लिए हमें किस कंसेप्ट की जरूरत होगी, आपके एक्सेलरेशन की जरूरत होगी। लेकिन जो हमारा कंसेप्ट होगा आपका वेलोसिटी का, उसके लिए, या फिर आप बोल सकते हो जो यूनिफॉर्म मोशन है उसके लिए हमें किस कंसेप्ट की जरूरत होती है, आपकी वेलोसिटी की जरूरत होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है इस चैप्टर के अंदर आपका, कि हमें ऐसे कंसेप्ट की जरूरत है जो हमारा किसका कोज होगा, आपका कोज ऑफ मोशन, कि व्हाट इज द कोज ऑफ मोशन, कि मोशन का कोज क्या होता है। देखिए, तो सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट हुए, फिलोसफर हुए, जैसे हम बोल सकते हैं हमारे गैलीलियो गैलीली थे, एरिस्टोटल थे, हमारे जो न्यूटन थे, सर इसाक न्यूटन थे, तो उन्होंने इस कंसेप्ट को कि व्हाट इज द कोज ऑफ मोशन, इसको सोल्व करने की कोशिश की। तो सबसे पहले जो एरिस्टोटल थे उन्होंने ये बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने कॉन्टिन्यूअस मोशन के लिए, कि वो हमेशा ही मोशन में रहे, तो उसके लिए उसको एक अनबैलेंस्ड फोर्स की ज़रूरत होती है। कि मान लिया कि अगर कोई कार चलती हुई जा रही है, मान लिया, तो उसको चलने के लिए लगातार फोर्स की जरूरत होती है। उन्होंने ये बोला था कि फोर्स की जरूरत होती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, मान लिया अगर कोई आपका एरो है, मान लिया कोई तीर है, और जब वो चलता है तो उसने बोला कि तीर जब हवा के अंदर चलता है तो उसको हवा आगे की तरफ धकेलती है। उसने ये कंसेप्ट दिया था, यानी हवा उस पर कॉन्टिन्यूअस फोर्स लगाती है। तो कॉन्टिन्यूअस फोर्स लगाती है तो तभी जाके वो तीर आगे की तरफ जाएगा। चलो मान लिया, लेकिन उसने ये भी साथ में बोला कि अगर आप लोग उस एरो को रोकना चाहते हो तो हमें अपोजिट फोर्स की जरूरत होती है। तो ये चीज़ें उन्होंने बोली थी कि किसी भी चीज़ को कॉन्टिन्यूअस मोशन में रखने के लिए हमें फोर्स की जरूरत होती है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, वी रिक्वायर्स ए फोर्स फॉर continuity ऑफ मोशन। ये
इन्होंने बोला था कि किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को आप लगातार मोशन में रखना चाहते हो तो उसके लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन बाद में जो ये कंसेप्ट था इनका ये फेल हो गया। बाद में अलग से कुछ कंसेप्ट आए जो गैलीलियो ने दिए, गैलीलियो के बाद सर इसाक न्यूटन ने दिए। तो इससे पहले हमारी कुछ हमें फोर्स को देखना कि वो फोर्स आखिरकार जो इसके लिए हमारे कोज ऑफ मोशन के लिए जो रीजन दिया गया था, जो कोज ऑफ मोशन के लिए रीजन दिया गया था, उस रीजन का जो आपका नाम था वो था फोर्स। कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप रेस्ट से मोशन में लेके आना चाहते हो तो हमें अपना फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रोकने के लिए भी हमें फोर्स का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो फोर्स का कंसेप्ट था आपका कि फोर्स होता क्या आखिरकार, तो वो हमें अभी डिस्कस करना है। तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फोर्स। जो अभी हमने ये लिखा था कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमें रिक्वायर है किसी कंसेप्ट का, तो वो कंसेप्ट क्या होगा आपका, वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म के लिए जो हमने कंसेप्ट को डिस्कस करना है वो होगा एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन है तो वो किसी बॉडी के अंदर कि अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट करता है तो वो ऑब्जेक्ट क्यों एक्सेलरेट करता है, तो वो कभी एक्सेलरेट करेगा, कभी मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन मूव करेगा, तो ऐसा क्यों होता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले फोर्स को डिस्कस करते हैं। देखिए फोर्स क्या है, फोर्स इज पुश और पुल। देखिए फोर्स क्या आपका पुश और पुल है। इसमें क्या है कि आप अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो तो हम क्या करते हैं, या तो उस ऑब्जेक्ट को पुश कर सकते हैं, धकेल सकते हैं, या फिर हम उसको पुश करके यानी पुल कर सकते हैं उसको, यानी उसको अपनी तरफ खींच सकते हैं। ऐसा करने के बाद हम उसके मोशन को क्या कर सकते हैं, चेंज। लेकिन फोर्स है जो आपका कि फोर्स लगाने के बाद आखिरकार होता क्या है, हम बोलेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कंडीशन चेंज हो जाता है या उसकी स्टेट चेंज हो जाता है। यानी इसमें होगा कि जो आपका फोर्स है वो क्या कर सकता है, उसकी कंडीशन को चेंज कर सकता है। फोर्स विच कैन चेंज द कंडीशन ऑफ मोशन, यानी वो मोशन की कंडीशन को चेंज कर सकता है। तो आप इसमें फोर्स के लिए ये भी ऐड कर सकते हो। सेकंड कि कंडीशन ऑफ मोशन का मीनिंग क्या है, यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका, मान लिया अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है और वो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो हम उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लिया अगर वो एक्सेलरेट होता जा रहा है आपका, यानी कॉन्टिन्यूअस मोशन में है और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है वो, यानी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को बोल सकते हैं हम उसके लिए। तो इसके अंदर बेटा क्या होगा, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर देना चाहते हैं, मान लिया यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स का यूज करना पड़ेगा। तो ये मीनिंग हो गया कि उस यानी फोर्स जो आपका है कहाँ पर यूज कर सकते हो आप लोग, कंडीशन ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए हम लोग फोर्स का यूज कर सकते हैं। इसमें आप दो टाइप की फोर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होगा आपका देखिए फर्स्ट होगा आपका बैलेंस्ड फोर्स, और जो सेकंड होगा आपका वो होगा अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स, देखिए बैलेंस्ड फोर्स। अब बैलेंस्ड फोर्स होता क्या है, मान लिया बैलेंस्ड फोर्स का मीनिंग समझिए। सबसे पहले तो मान लिया ये हमारे पास कोई स्मूथ सरफेस है या फिर रफ सरफेस मान सकते हो आप, इस पर हमने एक ब्लॉक रख रखा है, वुडन ब्लॉक। इसको हम क्या करते हैं, किसी हुक की हेल्प से राइट हैंड साइड में खींचते हैं और किसी सेकंड हुक की हेल्प से आप इसको लेफ्ट साइड में खींचते हैं। अगर मैं क्या करता हूं, इस पर सिर्फ ओनली वन फोर्स यूज करता हूं, सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड में, ये वाला, यानी ये फोर्स हो गया राइट के लिए और ये फोर्स हो गया आपका लेफ्ट के लिए। अगर मैं क्या करता हूं, इस फोर्स को लगाने की बजाय सिर्फ और सिर्फ मैं राइट वाला फोर्स लगाता हूं, तो ये वाला जो ब्लॉक होगा आपका किस डायरेक्शन में जाता है, ये आपका राइट डायरेक्शन में जाएगा मान लिया।
सेकंड, अगर मैं सिर्फ इस पर लेफ्ट साइड का फोर्स यूज करता हूं तो ये वाला आपका ऑब्जेक्ट जो होगा, ये जो ब्लॉक होगा आपका लेफ्ट साइड में जाएगा। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, यहां पर दोनों फोर्स का यूज करता हूं, मैंने यहां पर इस फोर्स का भी यूज किया, राइट साइड वाले का भी और लेफ्ट साइड वाले का भी यूज किया, तो मैं क्या देखता हूं, ना तो ये ऑब्जेक्ट राइट की तरफ जाता है और ना ही ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ जाता है। तो मैं ये बोल सकता हूं यहां पर कि इस पर जो ब्लॉक पर लगने वाला नेट फोर्स होगा वो आपका 0 होगा। और जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर, यानी नेट फोर्स का मीनिंग क्या हो गया कि उस पर फोर्स लगा ही नहीं, कि उन सभी फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो कैन बी 0, कि आपका दोनों फोर्स का इफेक्ट क्या हो गया इस पर 0। अगर दोनों फोर्स का इफेक्ट ही 0 हो गया तो क्या ये ऑब्जेक्ट राइट या लेफ्ट साइड में जा सकता है? तो मैं बोलूंगा नहीं जा सकता। तो ऐसी फोर्स एक, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, अप्लाई ऑन ए वन ऑब्जेक्ट एंड द नेट फोर्स इज 0। तो आप इनका नेट फोर्स 0 बोल सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट ना तो इस साइड में जाता है और ना ही इस साइड में। तो ऐसी फोर्स जिनका नेट जो रिजल्टेंट होगा, जो नेट फोर्स होगा वो आपका क्या होगा? 0। तो ऐसी फोर्स को हम लोग बैलेंस्ड फोर्स बोल सकते हैं। ऐसी फोर्स को हम लोग बैलेंस्ड फोर्स बोल सकते हैं। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होगी? देखिए, when two or more force applied on a object, on an object, and resultant of all forces will be 0। देखिए ये हो गया कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है आपका। बैलेंस्ड फोर्स के अंदर देखिए क्या होगा, व्हेन टू और मोर फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर दो या दो से ज्यादा फोर्स लगाते हो, एंड रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स, कि जो उनका नेट जो होगा, नेट इफेक्ट होगा, जो नेट इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्स भी लिख सकते हो आप, नेट इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्स विल बी 0, कि उनका उस पर कोई इफेक्ट ना हो, तो ऐसी फोर्स को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। ये चीज याद रखना हमें। सेकंड जो फोर्स होगा आपका, जो अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, क्या होगा आपका सेकंड फोर्स? अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स। अब अनबैलेंस्ड फोर्स में देखिए, जब आप दो या दो से ज्यादा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हो और उनका नेट रिजल्टेंट कांट बी 0, जो उनका नेट रिजल्टेंट होगा या नेट जो इफेक्ट होगा वो 0 ना हो, तो ऐसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स। सेकंड देखिए, हम एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं कि यहां पर हमारे पास ये एक रफ सरफेस है, मान लिया रफ सरफेस। जो रफ सरफेस है, हमने इसके ऊपर एक वुडन ब्लॉक रख रखा है। मैं क्या करता हूं, देखिए मैं इस पर राइट साइड में फोर्स लगाता हूं, मान लिया राइट साइड में मैंने इस ब्लॉक पर राइट साइड में फोर्स लगाया, लेकिन यहां पर एक सेकंड फोर्स आ जाता है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो आपका अपोजिट होता है मोशन के। अब हमें मालूम है कि अगर हम इस ब्लॉक पर फोर्स लगाते हैं तो ये राइट साइड में ही जाएगा, मान लिया राइट साइड में जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जिसको चलने नहीं देता, मतलब इसको ब्लॉक करके रखता है। जो इसके एटम्स होंगे एक दूसरे के साथ लॉक्ड होंगे, मान लिया जो सरफेस के आपके एटम होंगे और जो आपके ब्लॉक के एटम, दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे? लॉक्ड, यानी उनके अंदर एक मजबूत बॉन्ड बना होता है, और जब तक वो बॉन्ड नहीं ब्रेक होता तब तक ये ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा, यानी मोशन में नहीं आएगा। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, इट इज द अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, देखिए जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमारे फोर्स के अपोजिट होता है, मान लिया।
और जब तक मैं क्या करता हूं, यहां पर 10 न्यूटन फोर्स यूज करता हूं, मान लिया 10 न्यूटन। तो मैंने जब इस ब्लॉक पर 10 न्यूटन फोर्स यूज किया, 10 न्यूटन ही फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो गया। यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, अपोजिट टू द मोशन, अपोजिट टू द मोशन। अब ये ऑब्जेक्ट उस साइड में जाएगा मान लिया, अब ये ऑब्जेक्ट अगर मान लिया राइट साइड में जाता है तो लेफ्ट साइड में आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो मैंने बोला कि ये ऑब्जेक्ट जब मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता, मान लिया स्टेशनरी है वहीं पर। अगर ये स्टेशनरी है ना तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर जो आपका बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्लॉक एंड अर्थ, यहां पर जो आपका एक फोर्स और आ जाता है जिसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलोगे, और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, 10 न्यूटन ही है, विच इज द अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, या एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट होगा, आप ये बोल सकते हो। तो ये जो ब्लॉक होगा आपका ये स्टेशनरी ही रहेगा, नहीं चलेगा। तो मैं क्या करता हूं, इस पर और ज्यादा फोर्स यूज करता हूं। मान लिया इसके फोर्स की जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है, 10 न्यूटन ही हो सकता है। तो 10 न्यूटन ही हमने लगा दिया, तो हम क्या देखते हैं, ये मूव नहीं होता। फिर मैंने अपने फोर्स को इंक्रीज किया, वी इंक्रीज द एक्सटर्नल फोर्स एंड अप्लाइड 15 न्यूटन फोर्स। मैं क्या देखता हूं, ये वाला जो ब्लॉक है मूव हो जाता है, और ये किस साइड में चला जाता है, आपका लेफ्ट साइड, राइट साइड में। तो यहां पर देखो इस ब्लॉक पर जो आपका नेट फोर्स हो गया वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। यानी आपको एक चीज याद रखना, देखिए अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की कंडीशन को चेंज करना चाहते हो तो वहां पर हमें अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत होती है, वहां पर हमें अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत होती है। तब हम थोड़ी देर बाद लिखेंगे इस बात को। पहले हम लिखते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, जब आपका व्हेन 2 और मोर फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स कांट बी जीरो। यानी रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स कांट बी जीरो, कि हमारा रिजल्टेंट जो सभी फोर्स का है वो जीरो ना हो तो वो ऑब्जेक्ट की कंडीशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो हमें क्या है, किस फोर्स की जरूरत है किसी भी ऑब्जेक्ट की कंडीशन को चेंज करने के लिए। तो यानी कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की कंडीशन को चेंज करना चाहते हो वहां पर हमें बैलेंस्ड फोर्स की जरूरत हो या अनबैलेंस्ड की, तो हमारा आंसर होगा अनबैलेंस्ड फोर्स की। तो आप इसको लिख सकते हो, इस चीज को भी। ये हो गया आपका बैलेंस फोर्स, जब आप क्या करते हो, किसी पर फोर्स अप्लाई करते हो और उसका नेट फोर्स क्या हो, जीरो। अनबैलेंस्ड फोर्स में आपका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो नहीं होगा, बैलेंस्ड में जीरो हो जाएगा। यहां पर आप ये भी ऐड कर सकते हो, वी need unbalanced force, we need unbalanced force to change the condition of motion, to change the condition of motion, to change the condition of motion। कि हमें अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत होती है किसी भी मोशन में उसकी कंडीशन को चेंज करने के लिए। कि अगर आपकी मतलब ये मान लिया कि कोई कार है हमारे पास और वो मतलब चलती जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड पर, ये याद रखना, यूनिफॉर्म स्पीड पर अगर वो चलती जा रहा है उसको हमें जो उसकी स्पीड है ना उसको चेंज करना है। मान लिया अगर आप उसकी स्पीड को चेंज करना चाहते हो, वी वांट, हम चाहते हैं टू चेंज द कंडीशन ऑफ कार, या हम उसकी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं या फिर उसको कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत होती है। ये चीज़ याद रखना। तो अब दूसरा, जो एरिस्टोटल हमारे फिलोसफर थे, उन्होंने क्या बोला था कि अगर आप क्या करते हो, देखिए अगर हम लोग किसी एरो को चलाते हैं तो उसको मतलब कॉन्टिन्यूअस मोशन के लिए हमें फोर्स की जरूरत होती है। ये चीज़ गलत है, ये चीज़ आपकी गलत है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो लाखों करोड़ों सालों से मतलब क्या है, रोटेट करता है। तो क्या उसको रोटेशन के लिए फोर्स की ज़रूरत है? हम बोलते हैं नहीं, फोर्स की ज़रूरत तो नहीं है। तो कहाँ पर हमें फोर्स की ज़रूरत होती है? अब सेकंड हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए अगर आप क्या था अनबैलेंस्ड फोर्स का यूज़ करते हो तो आप अनबैलेंस्ड फोर्स का यूज़ क्यों करते हो? मोशन की कंडीशन को चेंज करने के लिए। सेकंड आप देखिए कि हमें क्या करना है। देखिए
अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर डिस्कस करना है थोड़ा सा और, कि हमारे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है, वुडन ब्लॉक है ये। आप अगर इस पर फोर्स लगाते हो, मान लिया अगर आप लोग इस पर फोर्स लगाते हो, या फिर सेकंड हम दूसरा एग्जांपल यूज करते हैं। देखिए यहां पर देखिए हमारे पास क्या है, कोई बॉल है, बॉल हमने इसको किसी फ्लोर पर फेंक दिया। ये हमारे पास कोई बॉल है, हमने इसको फ्लोर पर फेंक दिया और इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है आपका राइट साइड में, इस साइड में। इनिशियली ये यहाँ पे था ए पॉइंट पर, फिर ये कहाँ चला गया बी पॉइंट पर, फिर ये कहाँ चला गया सी पॉइंट पर, मतलब ये मोशन में है आपका। यहाँ पर ये थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि ये रुक जाता है, ये बॉल क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो हम ये बोलेंगे कि सर इसको कंटिन्यूअस मोशन में रखने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत है। ये तो हमें एरिस्टोटल ने भी बोला था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है, और यहाँ पर भी ऐसा ही है। सर देखिए कि हमने इस बॉल को ए पॉइंट पर फेंका था, ये धीरे धीरे क्या होता गया, स्लो होता गया, और एक टाइम ऐसा आया ये सी पॉइंट पर जाकर रुक गया। तो अगर हम इसको कंटिन्यूअस मोशन में रखना चाहते हैं तो हमें इसको एक्सटर्नल फोर्स देना ही पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन बेटा इसको ध्यान से देखिए आप लोग कि यहाँ पर ये बॉल रुक क्यों गया, पहले तो इसके रुकने का रीज़न हमें देखना है। तो यहाँ पर जो आपका सरफेस होगा, बॉल का सरफेस और आपका ये अर्थ का सरफेस, दोनों कांटेक्ट में होंगे, और ये यहाँ पर ये आपका फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है। तो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्या कर सकता है आपका, विच इज द अपोजिट टू द मोशन। जो आपका फ्रिक्शन जो फोर्स होता है ना, वो आपका किसके अपोजिट होता है, मोशन के अपोजिट होता है। तो हम बोलेंगे कि इसका जो मोशन होगा बॉल का राइट साइड में होगा, लेकिन जो फ्रिक्शन होगा वो लेफ्ट साइड में होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो लेफ्ट साइड में लगेगा। अगर यहाँ पर फ्रिक्शन लगता है, मान लिया यहाँ पर मान लिया 10 न्यूटन फ्रिक्शन लगता है लेफ्ट साइड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर इसको कंटिन्यूअस मोशन में रखने के लिए हमें यहाँ पर यानी इस फ्रिक्शन को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स का यूज करना पड़ता है। तो हमें एक्सटर्नल फोर्स का यूज करना पड़ेगा, और वो एक्सटर्नल फोर्स भी क्या होगा 10 न्यूटन, अगर ये मोशन में है। तो हमने क्या किया, देखिए 10 न्यूटन फोर्स है आपका फ्रिक्शन का अपोजिट डायरेक्शन में, हमने इस पर एक्सटर्नल फोर्स यूज किया 10 न्यूटन राइट डायरेक्शन में। अगर हमने इस पर राइट डायरेक्शन में 10 न्यूटन यूज किए तो क्यों किया, रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि हम लोग फ्रिक्शन के फोर्स को काउंटर बैलेंस करना चाहते हैं, यानी इसको बराबर करना चाहते हैं। अगर आपने देखिए यहाँ पर 10 न्यूटन इसका बैकवर्ड डायरेक्शन में है और 10 न्यूटन आपने एक्सटर्नल फोर्स यूज किया, तो 10 न्यूटन आपने यूज किया और 10 न्यूटन ही फ्रिक्शन का फोर्स है। तो ये याद रखना, ये ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म मोशन में होगा, ये चीज याद रखना है। इसकी फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमने इस फोर्स का यूज किया जो एक्सटर्नल फोर्स है। अगर बाई चांस ऐसा हो जाए, हमने क्या किया, यहां पर हमने एक्सटर्नल फोर्स का यूज क्यों किया, इस फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए। ये मान लो इस फोर्स को मतलब नल करने के लिए हमने इस फोर्स का यूज किया, जीरो करने के लिए। अगर हम क्या करें, बाई चांस ऐसा भी हो जाए कि मान लिया हमने, ऐसा हो नहीं सकता लेकिन हमने मान लिया कि यहां पर जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या हो गया आपका जीरो। अगर यहां पर हमने किसी ऑब्जेक्ट को मतलब फेंक दिया, थ्रो कर दिया, और आपका फ्रिक्शनलेस सरफेस है, हमने वहां पर कैसा सरफेस यूज किया, वी यूज फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो आपको क्या फिर यहां पर एक्सटर्नल फोर्स यूज करने का जरूरत है, मैं बोलता हूं नहीं, ये आपका कंटिन्यूअस मूव करेगा। पहले क्या था कि जब आपका यहाँ पर आपका फोर्स था जो फ्रिक्शनल फोर्स वो एग्जिस्ट करता था, लेकिन बाद में हमें इसीलिए यहाँ पर इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम अगर ऐसा सरफेस यूज करें जो क्या हो फ्रिक्शनलेस, जो क्या हो फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो हमें यहाँ पर जो ये फोर्स होगा आपका 10 न्यूटन, यहाँ पर कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये याद रखना कि हम एक्सटर्नल फोर्स का यूज इसलिए करते हैं ताकि हम फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस कर सकें और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूअस मोशन में रह सके। लेकिन यहाँ पर अगर आपका फ्रिक्शनलेस, ऐसा हम बोल दें कि हमारा जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, और अगर हमारा सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो हमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये चीज़ याद रखना कि हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत क्यों होती है, वो इसलिए होती है ताकि हम फ्रिक्शनल फोर्स को नलीफाई कर सकें, उसको नेगलेक्ट कर सकें। और उसको नेगलेक्ट करने का तरीका है हमें बाहर का फोर्स यूज करना ही पड़ेगा, जिसके कारण वो कंटिन्यूअस मोशन में रह सकता है।
ये चीज याद रखना। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, गैलीलियो गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। देखिए गैलीलियो एक्सपेरिमेंट में क्या था। गैलीलियो जी एक बहुत ही अच्छे फिलोसफर थे, आज के टाइम में हम साइंटिस्ट बोल सकते हैं। उन्होंने जो ये फंडा था, जो एरिस्टोटल ने बोला था कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को लगातार मोशन में रखने के लिए, कॉन्टिन्यूटी बनाने के लिए, मोशन की कॉन्टिन्यूटी बनाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स का यूज़ करना पड़ता है। तो इन्होंने बोला था कि हमें किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया था, देखिए क्या था उस एक्सपेरिमेंट में। उन्होंने हमको एक फ्रिक्शनलेस सरफेस दिया ये, और उन्होंने क्या किया, इस एक बॉल को यहां पे रखा। ये मान लो हाइट है आपकी 2 मीटर, ये मान लिया, ये हाइट कितना है इसका 2 मीटर। ये यहां पर एंगल सेम है, दोनों के दोनों होरिजन के साथ है, एंगल दोनों सेम है, यानी ये भी उतनी इंक्लाइंड है और ये भी, ये मान लिया। अब जब उन्होंने इस बॉल को यहां से फेंका तो गैलीलियो जी क्या देखते हैं कि ये बॉल जब इस साइड में जाता है तो ये उतनी ही हाइट अटेन करता है जितना पहले था। अगर यहाँ पे हम क्या मान के चलें कि कोई फ्रिक्शन नहीं है बिटवीन द सरफेस ऑफ बॉल एंड द इंक्लाइंड सरफेस, तो ये बॉल उतना ही हाइट पर, ये बॉल क्या है इस साइड में चला गया और ये उतनी ही हाइट पर चला जाता है जितनी इस साइड में थी। 2 मीटर मान लिया, 2 मीटर। अगर आपका सरफेस कैसा होगा, इंक्लाइंड सरफेस, इंक्लाइंड हो और साथ में फ्रिक्शनलेस हो। तो उन्होंने क्या किया, देखिए उन्होंने थोड़ी देर के बाद क्या किया, उन्होंने क्या कर दिया कि इस एंगल को यहाँ से कम कर दिया, यानी इसको कम इंक्लाइंड कर दिया। ये तो यही रहेगा मान लिया। उन्होंने क्या किया, देखिए ये वही सेम इंक्लाइंड प्लेन है, ये क्या हो गया 2 मीटर। उन्होंने क्या किया, इस सरफेस को ऐसा, इसकी लंबाई को बढ़ा दिया और थोड़ा सा नीचे कर दिया। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो बॉल था आपका उतनी ही हाइट अटेन करता है जितनी पहले थी, 2 मीटर। लेकिन यहाँ पर देखिए ये उतनी ही, अगर आपका फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ये उतनी ही हाइट पर जाता है जितना पहले हमने फेंका था। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दिया। हम देखते हैं जो ये डिस्टेंस है आपका यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पे कम है और यहाँ पर ये डिस्टेंस ज़्यादा। यानी ये वाला अगर आपका फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा तो ये वाला जो बॉल होगा आपका उतनी ही हाइट को अटेन करने की कोशिश करता है और उतनी ही हाइट पर जाके रुक जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो हमने क्या किया, इसको दोबारा फिर इंक्रीज किया। इंक्रीज करने के बाद हमने ये आपका बॉल हमने यहीं पे रखा, सेम वही की वही 2 मीटर हाइट। इसको हमने और ज़्यादा क्या कर दिया, ऐसा कर दिया, नीचे की तरफ ले आए। तो नीचे की तरफ जब ले आते हैं तो ये यहाँ तक आ गया मान लो, तो ये 2 मीटर हो गया। ये बॉल अब 2 मीटर ऊंचाई पर जाकर ही रुकेगा, तो ये ऐसे चला गया और यहाँ पर देखिए इस जगह पे जाकर इसका जो होरिजन के साथ था हाइट 2 मीटर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 2 मीटर हम देखते क्या जा रहे हैं कि यहाँ पर ये डिस्टेंस कवर करता था यहाँ से यहाँ तक का, मान लो यहाँ से यहाँ तक का 1 मीटर, फिर 5 मीटर हो गया मान लिया। और अब देखो कितना हो गया, 15 मीटर मान लिया। हाइट उतना ही अटेन करेगा। हमने अब क्या किया, देखिए लास्ट में हमने इस प्लेन को, मतलब ये वाला इंक्लाइंड प्लेन है, इसको होरिजन के साथ मिला दिया, अलोंग विद होरिजन। तो हमने इसको यहीं फिर क्या किया, यहाँ से फेंका। तो अब इसको हमने ऐसा कर दिया, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट होरिजन के साथ मिला दिया। तो हम क्या देखते हैं कि अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा कितनी हाइट अटेन करने की कोशिश करेगा, 2 मीटर। और ये 2 मीटर हाइट कभी भी अटेन नहीं कर सकता। और
और अगर ये 2 मीटर हाइट कभी अटेन नहीं कर सकता तो ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। कब तक चलता जाएगा? जब तक इसकी हाइट 2 मीटर नहीं हो जाती। यानी अब इसका जो मोशन होगा, यानी ये कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है? ये अब डिस्टेंस कवर कर सकता है इनफाइनाइट। अब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर कर सकता है। ये वही सिचुएशन है, मान के चलिए कि मैंने एक बॉल लिया और अर्थ पर फेंक दिया, और मैंने मान लिया कि अर्थ फ्रिक्शनलेस है, थोड़ी देर के लिए मान लिया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की कंडीशन को चेंज करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती ही होती है। ये चीज आपने याद रखना है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकना चाहते हो तो भी एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आप किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को और तेज करना चाहते हो तब भी फोर्स लगाना पड़ेगा। या कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको मतलब मूव कराना चाहते हो तो भी हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पर अब यहां पर हमने देखा कि हमने जब बॉल को फेंका और सरफेस कैसा है? फ्रिक्शनलेस। तो उस ऑब्जेक्ट को कॉन्टिन्यूटी रखने के लिए, यानी अगर वो चलता है तो उसको कॉन्टिन्यूअस मोशन के लिए हमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। यानी मीनिंग ये हो गया कि वो हमेशा ही चलता जाएगा। कब तक चलता जाएगा? वो तब तक चलता जाएगा जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स का यूज करके उसको रोक ना दें। तो इससे जो गैलीलियो जी का ये एक्सपेरिमेंट था कि जो एरिस्टोटल ने बोला था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की कंटिन्यूटी यानी उसके मोशन के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती ही होती है, तो इस एक्सपेरिमेंट में वो चीज फेल हो गई। गैलीलियो जी ने बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए अगर वो चलता जा रहा है, मान लिया अगर चला हुआ ऑब्जेक्ट है, तो उसकी मोशन की कंटिन्यूटी के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती। अगर वहां पर आपका सरफेस कैसा है? फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अगर आपका मतलब रफ सरफेस है, मान लिया रफ सरफेस, अगर सरफेस रफ है तो उसके फ्रिक्शन को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। फिर लगाना पड़ेगा। अगर फोर्स हमें कब लगाना है? जब वहां पर फ्रिक्शन हो। अगर फ्रिक्शन हमने मतलब रफ सरफेस है, हमने बॉल को फेंक दिया, थोड़ी दूर के बाद वो रुक जाएगा। रुक क्यों गया? क्योंकि उसके मोशन के अपोजिट एक फोर्स लगता है, उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। और उसको नलीफाई करने के लिए हमें, अगर उस बॉल को कंटिन्यूटी रखना है, मोशन का कंटिन्यूअस रखना उसके मोशन को, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स का यूज करना पड़ता है। अब जैसे हमारे पास बाईसाइकिल है, हम देखते हैं कि बाईसाइकिल के हम जब पैडल लगाते हैं तो जब तक पैडल लगाएंगे वो चलता जाएगा। अगर वो चलता जाएगा तो हमने उसके पैडल लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वहां पर टायर के बीच में और अर्थ के बीच में यानी दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है, विच इज द अपोजिट टू द मोशन। और उस फ्रिक्शनल फोर्स को नलीफाई करने के लिए, काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स का यूज करना पड़ता है, तभी जाकर कोई पर्सन पैडल लगाता है साइकिल के। अगर साइकिल मान लिया, अगर साइकिल का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है मान लिया, तो 10 मीटर पर सेकंड है। ए पॉइंट पर भी वो 10 मीटर पर सेकंड है मान लिया, ये ए पॉइंट पर भी वो 10 मीटर पर सेकंड है, बी पॉइंट पर भी 10 मीटर पर सेकंड है, सी पॉइंट पर भी 10 मीटर पर सेकंड है, डी पॉइंट पर भी और ई पॉइंट पर भी, हर जगह पे उसका स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकंड मान लिया ये चीज। तो ऐसा क्यों हुआ? तो हमने ऐसा कैसे कर दिया कि उसका हर जगह पे स्पीड यूनिफॉर्म है? तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या मान लो यूनिफॉर्म स्पीड है, तो हम यहां पर बोलेंगे कि जो उसके द्वारा एक्सटर्नल फोर्स यूज किया गया है वो इक्वल एंड अपोजिट है फ्रिक्शनल फोर्स के। कि जो एक्सटर्नल फोर्स यूज करता है ना, वो फोर्स कैसा है? बैलेंस फोर्स। कि हमें अगर कहीं पर फ्रिक्शन है तो उसको, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वे में चलता जा रहा है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है उसके पास, तो हमने वहां पर बैलेंस फोर्स का यूज किया है कंटिन्यूटी के लिए। उसके मोशन की कंटिन्यूटी के लिए हमें बैलेंस फोर्स का यूज करना है। याद रखना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लिया सेम स्पीड पर चला हुआ है, तो हमें फ्रिक्शन को नलीफाई करने के लिए उसको बैलेंस फोर्स देने की जरूरत है, ना कि अनबैलेंस्ड फोर्स की। वहां पर अनबैलेंस्ड फोर्स देने की जरूरत नहीं है अगर वो मोशन कैसा है? उसका कॉन्टिन्यूअस और यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर मोशन ऐसा है, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 12, यहाँ पे 15, यहाँ पे 17 और यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड, अगर ये स्पीड है ऐसी, यानी अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, यानी एक्सेलरेटेड मोशन में है। अब एक्सेलरेटेड मोशन में रखने के लिए आपको अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत होती है।
वहाँ पर आपको अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लिया ऐसा समझो कि हम साइकिल पर जा रहे हैं, हमारी स्पीड मान लिया 10 है, 10, तो हम उस पर फोर्स लगाते हैं, पैडल को अपने पैरों से जब फोर्स लगाते हैं तो वो जब स्पीड आपकी 10 है, हर एक पॉइंट पर, मान लिया हर एक पॉइंट पर 10 है, तो ये देखना कि हमारा जो फोर्स यूज होगा वो सेम होगा हर जगह पे। हमारा जो फोर्स यूज होगा वो सेम फोर्स यूज करते हैं काउंटर बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स को। फ्रिक्शनल फोर्स को नलीफाई करने के लिए हम यूनिफॉर्म मोशन रखने के लिए बैलेंस फोर्स का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर हम अनबैलेंस्ड फोर्स का यूज करें वहां पे कि हमने पैडल जल्दी जल्दी लगाना शुरू कर दिया, तो हम क्या देखते हैं, हमारा साइकिल है ना वो स्पीड चेंज करने लग जाता है और उसकी स्पीड बढ़ने लग जाती है, यानी वो एक्सेलरेट होने लग जाता है। तो एक्सेलरेट क्यों हुआ? वो एक्सेलरेट इसलिए हुआ क्योंकि हमने वहां पर अनबैलेंस्ड फोर्स का यूज किया था। यानी आप फोर्स को कहां पर यूज करते हो? आप कंडीशन को चेंज करने के लिए फोर्स का यूज करते हो। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं मैं आपको ये चैप्टर का जो इंट्रो है ये बोल सकते हैं, ये समझ में आया होगा। तो देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस। अगर आपकी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में या कमेंट वगैरह में आप इसको मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हो इसके लिए। आज के लिए बेटा इतना ही। तो देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।